हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। काइनेमेटिक्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। काइनेमेटिक्स 1 हमने जिसमें 1D 2D सारे फॉर्मूले और कुछ कुछ रेफरेंस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आज हमने काइनेमेटिक्स सेकंड जिसमें कंजर्वेशन लॉ है वो डिस्कस करने हैं। और कंजर्वेशन लॉ आपके ये रहे: वर्क एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। इसको हमने आज देखना है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम सब आज डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप होली बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और मेरा तो मानना बच्चों यही है, अगर आप तैयारी के फेज में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने ड्रीम के लिए, तो आपके लिए होली दीपावली मायने नहीं रखती। आपकी होली उसी दिन आएगी जिस दिन आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, जिस दिन आपका कॉलेज की प्लेसमेंट आपके हाथ में होगी, ठीक है, जिस दिन आपकी पूरी मेहनत रंग लाएगी। समझ रहे हैं? तो इसलिए खूब मेहनत करिए, पढ़िए। आप ये सोचिए, आप स्टेशन पे खड़े हैं और एक ही बस है, जहाँ भी जा रहे हैं आप अपने घर को आ रहे हैं, वहाँ से एक ही बस है, आपको बस पकड़नी है। आप क्या करेंगे? आप एनी हाउ उसके लिए मेहनत करेंगे। हो सकता है आप आधा घंटे पहले चले जाएं, हो सकता है आप 1 घंटे पहले जाके रास्ते में से पकड़ लें उस बस को। तो वैसे ही आपका ड्रीम जो है आईआईटी, एनआईटी और जो बीटेक का आपका ड्रीम है, उस ड्रीम के लिए आपको बस की तरह उसको पकड़ना है। समझ रहे हैं? आपको खूब मेहनत करनी है और जिस दिन आपको वो ड्रीम मिलेगा उसी दिन आपको लगेगा कि हाँ भैया, हमने क्या किया, बहुत मेहनत करी थी, हमें रिजल्ट मिला। ठीक है, रिजल्ट जो भी हो, आप अपनी मेहनत तो करिए, आप अपना 100% दीजिए। उस 100% में आप बहुत कुछ सीखेंगे। समझ रहे हैं? कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत बच्चे मायूस हो जाते हैं। तो भैया, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पहली प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि हाँ भाई, हमें खूब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट बनाने हैं और एग्ज़ाम के लिए जाना है। ठीक है, 1% अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, आप उससे जो सीखे, जो तैयारी नहीं कर रहा है उससे तो ज़्यादा ही सीखे ना। तो इसलिए खूब मेहनत करिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम इसमें मैंने वर्क एनर्जी भी रख दी, क्योंकि वर्क एनर्जी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला हमारा टॉपिक आज का होने वाला है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है, वर्क एनर्जी वाला चैप्टर है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर है, ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो टॉपिक है, वर्क एनर्जी एंड पावर से है। तो ये भाई साहब क्या कहते हैं, इस चैप्टर में हमसे कहा जाता है कि जो हमारा टोटल वर्क डन होगा, किसी भी फोर्स के द्वारा जो टोटल वर्क डन होगा, वो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसके बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप फाइनल हाफ एम बी स्क्वायर ले लें, इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर ले लें, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो। क्लियर है यहाँ तक? इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से आपसे चेंज पूछा जा सकता है, वर्क डन पूछा जा सकता है। अब ध्यान ये रखिए, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसकी स्केलर फॉर्म है। सेकेंड, जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है वो इनर्शियल फ्रेम पे भी लग सकती है और नॉन इनर्शियल फ्रेम पे भी लग सकती है। नॉन इनर्शियल। आगे देखें थर्ड पार्ट, जो हमारा वर्क एनर्जी है ये कांस्टेंट या वेरिएबल दोनों फोर्स पे लगती है। अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर वेरिएबल फोर्स होगा
वर्क हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स। तो इससे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको हो सकता है वेलोसिटी दे दी जाए, मास दे दिया जाए, ये दोनों गिवन हो, आपसे कहें कि वर्क डन निकालो या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से वेलोसिटी दी है तो आप हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर करें तो आपका क्या निकल सकता है, वर्क डन डायरेक्ट निकल सकता है। इवन अगर आपको एस दे दिया जाए तो आप एस मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप तो हमारा वर्क है वो एफ डॉट एस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो वर्क है यही आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा, ये वाला कह रहे कि एक ड्रॉप है जिसका मास 1 ग्राम है, ये फॉल कर रहा है फ्रॉम अ हाइट 1 किलोमीटर, ठीक है। हमारा एक ड्रॉप है यहाँ पे, ये यहाँ से फ्री फॉल करते हुए आ रहा है, बारिश हो रही मान के। तो ये जो ड्रॉप है भैया, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना होगा, और आपसे ये पूछा जा रहा है वर्क डन रेजिस्टिव फोर्स से कितना, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वर्क डन हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, पहले केस में जो वर्क हो जाएगा वो mgh हो जाएगा। मास आपको दिया है, इसको आप केजी में बदल लीजिए, 10⁻³ जी को आप 10 ले सकते हैं। हाइट 1 किलोमीटर दी है तो ये मीटर में 10⁻³ हो जाएगी, ठीक है। तो पहला आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 10 जूल आपका वर्क डन होगी। आप कह रहे हैं वर्क डन रेजिस्टिव फोर्स, जो इसमें एयर रेजिस्टेंस है हमारा वर्क डन निकालना है। तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी कि वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क ड्यू टू रेजिस्टिव किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेविटी का आपका जो ये वर्क है ये हमने अभी भी कैलकुलेट किया 10 जूल, तो ये 10 जूल हो गया। और रेजिस्टिव हमें कैलकुलेट करना है। और देखो इनिशियली ड्रॉप रेस्ट पे होगा यहाँ पे, तो यू 0 कर लिया हमने, और जैसे ही यहाँ से ड्रॉप फ्री फॉल होगा तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगी जिसको हाफ एम वी स्क्वायर कह सकते। वर्क ड्यू टू रेजिस्टिव हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं हाफ इन एम कितना है 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी दी है 50, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आएगा 1.25 माइनस 10, इसमें से 10 माइनस करना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8.75। आपने पढ़ा होगा जो अपोजिट फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, एयर ड्रैग है, विस्कोसिटी वाला जो विस्कस फोर्स हो गया, इनसे वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने एक कंजर्वेशन लॉ से कैलकुलेट किया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में आगे जो है वो ये है कि जो हमारा हैंगिंग चेन प्रॉब्लम है, कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड टाइप जो है, ठीक है। क्वेश्चन ये आते हैं कि जैसे आपके पास ये चेन है, ये एक चेन है, ये लेंथ L है, ठीक है, और आपने इसका L/nth लेंथ है, लेंथ का 1/n पार्ट हैंग कर रखा है, ये एक टेबल है हमारा। तो आपसे कहेंगे कि इसको पुल करने में कितना वर्क डन होगा। सिंपल सी बात है, जो हमारी ग्रेविटी है उसमें वर्क डन कितना हो जाएगा mgh, ठीक है। और जो यहाँ पर मास है ना, हमें मास पर यूनिट लेंथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका वर्क तो आ जाता है mg/2n²। कई बार तो डायरेक्ट ये हम यूज करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वहाँ से आंसर ये बन के आएगा mgl/2n², ठीक। कहीं पर भी आपको किसी भी बुक में इसका प्रूफ मिलेगा। अब कई बार जे में ऐसा होता है कि आपको L/n लेंथ नहीं दी रहती है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप वर्क इक्वल टू जो भी मास है आपका, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी, और हैंगिंग लेंथ लेंगे। हैंगिंग लेंथ की वैल्यू क्या होती है, आपको
टोटल मास देखना है कितना है, इंटू जो भी हैंगिंग लेंथ दे रही है, मान लो 10 मीटर है, 15 मीटर है, तो हैंगिंग लेंथ हो गई और इसको आपने टोटल लेंथ से डिवाइड कर देना है, अगर आपको 1/n पार्ट में नहीं दिया है तो। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आया था जेई में, आपसे कह रहे हैं कि एक m मास है, l ये है, 1/n पार्ट अगर हैंग करेंगे तो कितना होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो गया था mgl/2n²। ठीक है, इसका प्रूफ आप एक बार देख लीजिए। आगे चलते हैं, आगे जब आप बढ़ेंगे अब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों होता क्या है बेसिकली, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो आपके माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होती है। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होती है। और अभी भी आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो आपके वर्क डन के बराबर होती है। ठीक है, और अभी भी हमने पढ़ा अगर कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx में कोई फोर्स लग रहा है, वहाँ पे वर्क डन क्या होता है, F/dx होता है। ठीक है, तो अगर ये F/dx होगा तो आप यहाँ से वर्क की वैल्यू इसमें रख दें तो कितना आ जाएगा, -F.dx, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, F/dx हो जाएगा। ये तो होगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, इसमें जो F/dx है इसकी जगह अगर आप क्या रख दें, अगर आप F/dx की जगह पे माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रख दें इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को अगर आप साइड में ले आएँ तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो चेंज अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। तो कोई भी सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इंडिविजुअल की बात हम नहीं कर रहे हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं भी हो सकती हैं और हो भी सकती हैं। अगर काइनेटिक में लॉस हो रहा है तो वो क्या होगा, पोटेंशियल में बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल में लॉस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में आएगा। ठीक है, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल में काफ़ी हम इसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई बॉल है, ठीक है, तो एक h हाइट पे है, यहाँ पर एक बॉल है ये, और ये कहाँ पर है, h हाइट पे है। अब ये नीचे को फ्री फॉल हो रही है। ठीक, इसकी हाइट अभी h है। तो कंडीशन ये है कि जो पॉइंट A है जिसका मास m है, यहाँ पे तो u 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जब ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, अगर ये A पॉइंट है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर आप बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हाइट की वजह से, mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दोनों का सम mgh। ये तो A हाइट पे है। ठीक है, अगर सेकंड केस हम लेते हैं, ये बॉल यहाँ पहुँच गई सपोज, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट C है। ठीक है, तो C पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो C पॉइंट पे जब ये नीचे को फ्री फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो u 0 था, तो v कितना हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से 2gh हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो हाफ mv² में हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे लगाएं हाफ mv² हो जाएगा 2gh, तो ये आ जाएगा आपका mgh। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर 0 होना पड़ेगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होगी तो टोटल एनर्जी तो अपनी कांस्टेंट ही रहेगी, कितनी, mgh। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कितनी आई थी, mgh। तो देखिए आप कैसे इक्वल रह रही है, A पे भी इक्वल थी, C पे भी इक्वल थी। और यही हम कंसेप्ट क्वेश्चन करते वक्त भी लगाते हैं। सपोज हम एक केस और देखते हैं इसमें, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है। ठीक है, ये ग्राउंड पे आ गई है, और ये बीच में एक पॉइंट B ले लेते हैं जो x डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कंजर्वेशन लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे तो u 0 ही होगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ, क्योंकि नीचे को फॉल हो रही है, वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। तो यहाँ पर अगर आप v की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, u 0 आ जाएगा,
2gx हो जाएगा, क्योंकि फ्री फॉल में वेलोसिटी कितनी होती है, 2gh होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो इस पॉइंट बी पे जो काइनेटिक एनर्जी हो वो आपकी हाफ mv² मतलब 2gx हो जाएगी। इसका मतलब mgx हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg, और देखो ये पूरी हाइट h है और पोटेंशियल एनर्जी को चाहिए रेफरेंस पॉइंट, तो हम ग्राउंड अगर रेफरेंस लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस एक्स, क्या आ जाएगा h माइनस एक्स। अब दोनों का सम निकाल के देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी अगेन उतनी है। कहने का मतलब है टोटल एनर्जी फ्री फॉल में ऐसे आपकी सेम रहे, ठीक है। अब आप इसका अगर ग्राफ बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, ये आपकी हाइट है, ये आपकी एनर्जी है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारी, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ रहेगा और ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ रहेगा, और जो इसको ऐसे ओवरलैप करेगा ये टोटल एनर्जी, ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट ए है, हमने अभी सारी डिस्कस कर ली। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, 0, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी mgh, और यहाँ पे पूरी काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी, नहीं काइनेटिक एनर्जी आपकी mgh हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। बीच में क्या होगा, कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है कहीं बीच में पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी लेकिन कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फ्री फॉल में क्या क्या टर्म हमारे कांस्टेंट रहते हैं जब कोई बॉल गिरती है, ठीक है। एक तो टोटल एनर्जी हो गया और बाकी आप बताएंगे, तो आप कमेंट करिएगा कि कौन सी क्वांटिटी इसमें सेम रहती है। जैसे एनर्जी है, एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी सेम रहती है फ्री फॉल में, ये उसका ग्राफ हो गया, और ऐसे आप कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको हाइट निकालनी आ सकती है, आपसे ये कहा जा सकता है कि किस पॉइंट पे, जैसे हमने ये एक्स डिस्टेंस लिया, आपसे ये ये कहा जा सकता है कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी इसका इतना हो, समझ रहे हैं, तो इसको आप अप्लाई करेंगे। सेकेंड है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सिंपल पेंडुलम किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। देखो ये इसकी मीन पोजीशन, तो ये पेंडुलम ऐसे आपका क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक, ऐसे करें। तो जहाँ पर ये लास्ट पॉइंट पे रुका है इसको हम एक्सट्रीम भी कहते हैं, क्या बोल देते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। अब आप देखिए अगर इस पूरे पेंडुलम की लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, एच हाइट हो जाएगी। इतनी हाइट कितनी होगी, एच। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी हाइट रेज होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे मिलाया, ये हाइट h है, ठीक है भैया। अगर ये लेंथ l है तो ये पूरी लेंथ l हो जाएगी, और अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो l cos थीटा हो जाएगी, ठीक है। हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी h जो आएगी, टोटल लेंथ l है उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, l cos थीटा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वो हमारा L1 माइनस कॉस थीटा हाइट रेंज होगा पेंडुलम, तब जब वो हमारा ऑसिलेशन हो जाएगा, या आप बोलेंगे ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, अगर हम इसको जीरो एनर्जी लेवल लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट पे जो होगी वो होती है mgh इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाए mgh, या आप कह सकते हैं mg
L1 माइनस कॉस थीटा। कई बार आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, कई बार ऐसा होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट है, ग्रेविटी है, ये एंगल आपको थीटा दिया है, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि अगर ये थीटा है तो आप खुद ही सोचिए, ये जो एंगल होगा ये भी थीटा हो जाएगा। अगर इसमें मान लो कोई चार्ज दे दिया आपको या कोई मास दे दिया तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इधर एक हमने इधर और चार्ज दे दिया, कुछ भी ऐसी कंडीशन बन सकती है, हो सकता है मास दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इस पर फोर्स इस साइड लगेगा, तो इस स्प्रिंग के अलोंग एक टेंशन लगेगा, तो इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इस साइड हो जाएगा टी साइन थीटा, और वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो यहाँ पर एक रिलेशन और बन जाएगा एफबीडी के टर्म में, टी कॉस थीटा इक्वल एम जी, दूसरा हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल एफ। कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, टेन थीटा इक्वल एफ बाई एम जी भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। अब हम जो मेन है वो एनर्जी वाली बात है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। सपोज आपका ये पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन, ये आपकी मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0, या इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। और आपका कोई पेंडुलम है तो ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, मोशन करते करते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच, ठीक है, ये वाला नहीं हटा देते। तो एक बार पेंडुलम यहाँ पे था, एक बार पेंडुलम मोशन करते करते यहाँ पहुँच, ये लेंथ आपको आर एल दे दी। अब यहाँ पर अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे भैया तो कैसे लगेगा, देखिए जब पेंडुलम यहाँ को मोशन कर रहा है तो इसमें कोई वेलोसिटी होगी v, तो यहाँ पे क्या होगी, अगर ये पॉइंट ए है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी, क्योंकि हाइट जो है वो 0 हो गई। यहाँ पर जब ये गया, मान लो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक एच हाइट, एल नहीं इसको एल कर एच कर लो, एच हाइट अगर इसने ट्रेवल कर ली, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर ये पॉइंट बी है एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम के लिए रेस्ट पर रहेगा। तो अब जब आप कंजर्वेशन इसमें अप्लाई करेंगे तो ये दो पॉइंट है ए और बी, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी ए पे है वो हमेशा बी के बराबर होगी। किसी भी दो पॉइंट पे जो वेल डिफाइंड पॉइंट है जहाँ पर एनर्जी आप डिफाइन कर पा रहे हैं, वहाँ पर जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी वो आपकी इसके बराबर होगी, वो आपकी होगी इक्वल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये आपका, तो इतनी वेलोसिटी से आपको भेजना पड़ेगा यहाँ पहुँचने। तो आपको हाइट पूछी जा सकती है या कोई कंडीशन दे दी जाए, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है भैया। आगे चलिए, इसी में एक क्वेश्चन ये है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, थीटा एंगल है, कोई भी मान लीजिए, ठीक है, और ये कोई एक बॉल ए है जिसका मास m है, और यहाँ पर एक बॉल b रखी हुई है जिसका मास m है, ठीक है, या m2 ले लो, इसका m1 ले लो। क्वेश्चन ये आया कि ये बॉल यहाँ से आई और इस पर टकराई, कोलिजन हुआ, क्या हुआ, कोलिजन हुआ। अगर इन दोनों का कोलिजन होता है, मतलब टक्कर मारते हैं, और कोलिजन भी कौन सा, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो आपसे बोलेंगे कि ए बॉल फिर का मोशन क्या होगा। तो होता क्या है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन में जितना भी ए वाली बॉल है का जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो ए वाले का काइनेटिक एनर्जी बी वाले के पास चली जाएगा, तो ए वाली रेस्ट पे आ जाएगी, ए वाली क्या होगी, रेस्ट पे आ जाएगी, और बी वाली जितनी हाइट पे ए है उतना ही हाइट रेज हो जाएगा। अगर ये एच हाइट है तो बी यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी को पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी ए की बी को,
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, अरे द बॉब ऑफ ए पेंडुलम ऑफ रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब यहाँ पे है एक बॉब, इसको बॉब बोलते हैं, मास m। कह रहे हैं कि इसकी लेंथ 10 मीटर है, तो हमने हाइट कहा। कह रहे हैं इफ इट डिसिपिएट 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर, तो यहाँ से अगर इसने डिसिपिएशन करा 10% एनर्जी का, तो कह रहे हैं और द स्पीड विद विच द बॉब अराइव्स। अभी भी हमने इस पे बात करी थी कि जब पेंडुलम का क्वेश्चन आपके पास आएगा, पेंडुलम में यही पूरी कंडीशन दी रहेगी। तो अगर इसने यहाँ पे एनर्जी अपनी वेस्ट करी, तो हमने अभी देखा कि यहाँ पे जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी mgh, और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो हाफ mv² होगी। तो 10% एनर्जी किसका डिसिपिएट करेगी, पोटेंशियल का। तो 10% अगर खर्च करेगी तो बचेगी कितनी, 90%। तो 90% ऑफ mgh इक्वल टू हाफ mv। तो m से m कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से h आप 10 रख देंगे तो रूट के आ जाएगी 180। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक और देखिए, ये भी आपके जेई में आया था। कह रहे एक पेंडुलम है जो सस्पेंड किया, लेंथ दी है, मास ऑफ इतना है, तो बॉब का जो एंगल है ये वाला, ये 60 डिग्री है, ठीक है। और इसका जो मास है वो दिया है आपको 200 ग्राम, तो केजी में बदल लेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं द बॉब इतना इतना विद इतना वर्टिकल आफ्टर रिलीजिंग द बॉब द मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो अभी हमने किया था मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आइडियल कंडीशन है तो कितनी हो जाएगी, रूट 2gh। ये हमने अभी भी कैलकुलेट की थी, यहाँ पे 2 नहीं लिखा है ना मैंने, 2gh हो जाए। कैसे आया सर, देखो अब हम इसको ना जब जेई के क्वेश्चन करवाते हैं तो कंजर्वेशन करवाते हैं। देखो बॉब यहाँ आएगी, यहाँ पे बॉब के पास क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक टाइम के लिए रेस्ट रहेगा, एक्सट्रीम के बाद मोशन नहीं होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे हाइट 0 है। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हाफ mv² इक्वल टू mgh, तो v हो जाएगा आपका रूट 2gh। वैल्यू रख दो रूट के अंदर, 2 इंटू जी हो गया 10। देखो h नहीं दिया है, अभी हमने h भी निकाला था, l माइनस कॉस थीटा, या आप कह सकते हैं l1 माइनस कॉस थीटा। l कितना दिया है 250 सेंटीमीटर, थीटा हो गया आपका थीटा कितना है 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो h आ जाएगा आपका h आ जाएगा कितना 2, ये आ जाएगा l/2। 2 से 2 कट गया, l कितना दिया है अब 250, तो यहाँ पे 250 रख देंगे, 250 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का 25 आएगा, तो ये बन जाए। ठीक है भैया, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। हमने देखा कंजर्वेशन लगाया और उसके बाद हाइट लगाई, आंसर आ गया। आगे चलते हैं। देखो यू शेप वायर का कई बार क्वेश्चन आता है। यू शेप आपको एक ट्रैक दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इसकी एनर्जी बताइए, इसकी कुछ भी हाइट भी, कोई भी एक टर्म पूछा जा सकता है। देखिए आप कैसे, मान लो यू शेप एक कोई वायर है और ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, और आपका यहाँ पर ये ए है, ये आपका बी है, और इस जो ये हेमिस्फीयर टाइप का ट्रैक है इसकी रेडियस आर है। और यहाँ पे जो बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है और जिसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक h है, ठीक है, और ये पोजीशन ए है। तो आपसे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ए से अगर ये रिलीज करेगा v वेलोसिटी से, तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो यहाँ पे वेल डिफाइंड पॉइंट एक ए है एक बी है, तो ए पे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² ए की हो गई, प्लस mgh पोटेंशियल हो गई, और बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, बी पे 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे जाके रुकेगा, ठीक है। और हाइट की वजह से क्या हो जाती है, हाइट की वजह से हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, और हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पर रेडियस। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हाफ m से m सारा कट गया, तो v आ जाएगा रूट 2g/r - h, ठीक है, ये बन गया। ऐसे आप कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। मान लो जितना आप सीखेंगे ना बच्चों, उतना आपको क्वेश्चन अप्रोच में फ़ायदा होगा। मान लो ये ट्रैक ले लिया, एक पॉइंट हमने ए ले लिया,
एक हमने बी ले लिया, एक हमने सी ले लिया, 3 ले लिए। और मान लो यहाँ की जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक H1 है, ठीक है। और ये जो रेज हुआ है ऊपर, इसकी हाइट क्या है, H2 है। अब आपसे कहेंगे कि भैया इसमें हाइट बताओ। अगर कोई बॉल यहाँ से मूव करेगी, यहाँ पर कोई बॉल है जो v वेलोसिटी से मूव करेगी, कहाँ से, यहाँ से, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। हाइट पूछी जा सकती है, एनर्जी पूछी जा सकती है, वेलोसिटी पूछी जा सकती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि तीनों की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, ठीक है। अब ए पे क्या एनर्जी होगी ये आप ध्यान से देखिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ mv², ए पे जो वेलोसिटी है, और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी mg, और हाइट कितनी है h1। सिमिलरली अगर आप सी पे चलें या बी पे चलें तो बी पे काइनेटिक कितनी हो जाएगी, जो बी वाला है उस पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक होगी, क्योंकि बॉल जब यहाँ पे आएगी ऐसे मोशन करेगी तो यहाँ पे काइनेटिक हो जाएगी हाफ mv² और पोटेंशियल हो जाएगी 0। और यहाँ पे अगर आपसे देखें तो ये हो जाएगी हाफ mv² प्लस यहाँ पे हो जाएगी mgh2। अब आपसे चाहे h1 h2 में रिलेशन पूछे, चाहे v और v की वैल्यू पूछे, मास पूछे, तो आप इससे निकाल सकते हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई में आया था इसी साल 2024 में आया है। अब देखिए ये यू ट्रैक दे दिया इन्होंने, ठीक है। अब इस पर जब आप एक कंजर्वेशन लगाएंगे, बहुत बच्चे कहते हैं सर ऑफलाइन में इतना डाउट है सर, कंजर्वेशन नहीं आ रहा है हमको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से बॉल गिरनी शुरू हो रही है, ठीक है। और ये बॉल जो है, ये बॉल कहाँ को जा रही है, हमारी बी, फिर सी, फिर डी, सी तक जा रही है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि स्पीड बताइए। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन या टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, जहाँ पर काइनेटिक है वहाँ पे काइनेटिक लगा दें, जहाँ पर पोटेंशियल है वहाँ पे पोटेंशियल लगा दें, तो आंसर आ जाएगा, ये तो होगा। तो जब आप इसको करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए ए पे बॉल रेस्ट पे है, ये जो ए है यहाँ पे बॉल क्या है, रेस्ट पे है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन कहती है कि एनर्जी ए पे बी पे, देखो बी तक ही डेटा दिया है तो बी से ही काम हो जाना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी ए पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अगर आप देखेंगे वेलोसिटी वहाँ पे 0 है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चलें, 1 मीटर की हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, तो mg1 हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो बी पे जब बॉल यहाँ बी पे आ जाएगी ना, तो वो ऐसे कुछ वेलोसिटी से मूव करेगी, तो हमने v वेलोसिटी मान ली, हाफ mv² हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई बी पर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg, और 0.5 को मैं 1/2 लिख लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बस अब सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो मास सब में था, मास से मास कट गया, ये हाफ को इधर लाए तो अगर 1 में से हाफ घटाओगे तो हाफ आ जाएगा, इक्वल टू v²/2 हो गया। तो 2 से 2 कट गया, तो v का आंसर क्या आ गया, √g। √g मतलब √10, और 10 का रूट आपका आंसर में √10 आंसर आ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी आएंगे, इसलिए मैंने हर टाइप के एक एक क्वेश्चन लिए हैं। एक और ले लो, जैसे ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ इतनी है, मास इतना है, उसको ओवरहैंग किया है स्मूथ टेबल में विथ 2 मीटर लाइंग ऑन अ टेबल। 2 मीटर लाइंग कर रहा है ऑन अ टेबल, और बाकी 1 मीटर कितना, 1 मीटर आपका क्या कह रहे हैं, हैंग हो गया उसमें। कह रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेन की है तो कंप्लीटली स्लिप ऑफ हो गएगा टेबल से, तो के की वैल्यू क्या होगी। अब आप खुद ही सोचिए इस क्वेश्चन को। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लगा दीजिए, इसमें पहले कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी, ठीक है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है। जब इनिशियल हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। और आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इनटू मास कितना दिया है, कंप्लीटली स्लिप कर रहा है ना, अच्छा। आपसे पूछा गया है इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी और ये आ जाएगी mgh। m कितना है, m है आपका, मास कितना दिया है 3, ठीक है। टेबल में कितना है, टेबल में 2 तो हैंग है ना, एक ही है टेबल में, तो 1 इंटू, और कितना मीटर है, 2 मीटर लाएंगे ना टेबल, 3 kg मास है, और टोटल लेंथ उसकी 3 मीटर है। अच्छा जी,
तो आप कैसे लगाएंगे कंजर्वेशन? देखिए टोटल मास कितना है, टोटल मास है आपका 3 kg। अच्छा जी, टोटल मास में से आपका 3 मीटर जो है टोटल लेंथ है। ठीक हो गया सर, ये भी समझ गए। उस 3 मीटर लेंथ में 2 मीटर तो टेबल पे ही है, समझ रहे हैं? ऐसा वाला ये टेबल है, तो इसमें ऐसे है, देखो ये चेन है हमारी जो ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पर 2 किलो भी ऊपर ही रहेगी, 2 मीटर मास पर यूनिट लेंथ का हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाते हैं। तो 2 मीटर ऊपर है, 1 मीटर नीचे है, तो 1 kg यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन ये है, और फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगी कि टेबल से स्लिप हो गई और सारा का सारा यहाँ आ गई, तो यहाँ आ जाएगी, तो 3 मीटर लेंथ यहाँ हो गई और 3 kg यहाँ हो। ये 2 कंडीशन है। अब आप इस पे लगाइए, अगर इनिशियली आप इस पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली मोशन नहीं कर रही थी तो 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgs, तो 1 इंटू 10 इंटू जी की वैल्यू 10 हो गई इंटू -1 इक्वल टू, और -1 नहीं 0.5, 1/2 कर लीजिए इसको, ठीक है ना। और फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी वो निकालनी है, और बचा कितना, मास है 3, जी हो गया 10, ठीक है। ये माइनस नहीं तो आप प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ हो गया, 0.5 मतलब हाफ हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3/2 मास पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं हम, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो इसको 40 आ रहा है। यहाँ पर मास, जब ये हैंगिंग चेन वाला प्रॉब्लम आएगा ना, मास पर यूनिट लेंथ लेंगे, ठीक है। ये टोटल मास कितना है 3, और टेबल में कितना है जैसे 2, तो 3 तो टोटल कितना हैंग हो रहा है 1, समझ रहे ना। जैसे इसमें जो हमारा MGL है, ये आपका क्या हो गया, M है, ये आपका G है, ये जो L है ना, L आपका कितना हैंग हो रखा है वो लेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टोटल मास कितना है जो आपका टेबल में है 2, और हैंग कितना हुआ है 1, और इसमें टोटल मास कितना है 3, और यहाँ पर जो बचा है वो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप एनर्जी कंजर्वेशन इस पे लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आपको कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो जब भी वर्टिकल सर्कल में मोशन होगा, जैसे मान लो ये कोई जनरल पॉइंट है, तो इसमें एक पॉइंट तो ये है A, एक पॉइंट इधर रहेगा कहीं B, एक पॉइंट इधर रहेगा C, एक पॉइंट इधर रहेगा D। तो अगर ये इसमें मोशन कर रहा है तो आपसे कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि भैया A पे क्या होगा, B पे क्या होगा, C पे क्या होगा, वेलोसिटी, टेंशन, ठीक, एनर्जी। तो हम जब इसको निकालते हैं, यहाँ ये भी एनर्जी कंजर्वेशन से निकालते हैं। देखिए अगर आप A पे देखें, इस A पर जो वेट लगेगा वो नीचे लगेगा mg, ठीक है, और टेंशन जो लगेगा वो ऊपर को लगेगा, और क्योंकि ये वर्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है तो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स लगने वाला है। तो A पे अगर आप लगाते हैं FBD तो कितना हो जाएगा, टेंशन A पे माइनस mg इक्वल टू A पर जो वेलोसिटी है, मान लो VA ले लेते हैं उसको, इक्वल टू MA होगा, और MA क्या हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स, और ये लेंथ L है, ठीक है। A की जगह पे क्या आ जाएगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब आप देखिए ये तो हमने A पे लगा दिया, सिमिलरली अगर B पे लगाते हैं, ये पार्टिकल किसी टाइम B पे पहुंच जाता है यहाँ पे, तो B पॉइंट B पर आप देखिएगा, तो हमारा जो B पॉइंट है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उस केस में जो B वाला पॉइंट है, ये तो A वाली बात है ना, तो B पर, अच्छा एक बात और हो, A छोड़ दो, पहले A का ही कर लो। A पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², एक तरह से पेंडुलम ही तो है, और हाफ mv² हमारी क्या हो जाएगी एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी, तो A पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, जब आप A पे लगा चुके हैं, अब B पे चलते हैं। तो जब पार्टिकल A से, ये A था, A से जब B पहुंच गया, यहाँ आ गया, तो इस B कंडीशन पे आप कहेंगे सर हम क्या यहाँ पे एनर्जी नहीं लगा सकते,
तो आप बी पे भी लगा सकते हैं। बी पे क्या लगा सकते हैं आप, एम मान लो बी पे वेलोसिटी वी बी है प्लस ये हो गया प्लस एम जी एल, क्योंकि यहाँ पे दोनों एनर्जी हो जाएंगी, क्योंकि ये पूरा वर्टिकल सर्कल है, पेंडुलम में यहाँ पर रेस्ट पे था, ठीक है। तो ये आपकी बी पे एनर्जी हो गई। आप कहेंगे सर अगर ये सी पहुँच जाएगा यहाँ, ठीक है, तो अगर ये सी पे पहुँचेगा तो सी पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेट होगा वो तो नीचे को लगेगा, ठीक है, और वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, और सी पॉइंट पे जो टेंशन हो जाएगा एट टॉप मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना रहता है वर्टिकल सर्कल में, 0 रहता है, ठीक है। तो जब ये 0 रहेगा तो जो एम जी है वो एफ बी डी की वजह से कितना हो जाएगा, एम वी सी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वी सी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो रूट जी एल आ जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, रूट जी एल हमारी वेलोसिटी आई। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो अगर आप सी पे देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी सी पे कितनी हो जाएगी, आप एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी, अब आपको लेंथ लेनी पड़ेगी रेफरेंस पॉइंट से, ये एल है ये एल है, तो एल और एल कितने हो जाएंगे, 2l। एल और एल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2l। तो जब Vc की वैल्यू आप GL यहाँ पे रखेंगे तो GL से क्या आ जाएगा, देखो 2 और 2 4 और 1 5, तो जो हमारी यहाँ पर एनर्जी आएगी एग्जैक्ट वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 5/2 mgl। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, अभी तक हम एक अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो हमने जब कंजर्वेशन किया तो हमने पहले ये देखा, तो ए पे हमारी ये कंडीशन मिली, ये हमने टेंशन लगाया, ये हमने एनर्जी निकाली, क्लियर है यहाँ तक, हमने टेंशन लगाया, ये हमारी एनर्जी निकाली। फिर हमने बी पे देखा तो बी पे हमारी ये एनर्जी हो गई, ठीक हो गया। फिर हमने सी पे देखा तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होता है, तो वहाँ से वी सी निकल गया, वी सी से क्या होगा, एनर्जी निकल गया। और एनर्जी अभी आपको पता है अगर ये कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं तो जितनी एनर्जी ए पे होगी उतनी ही सी पे होगी। तो इस एनर्जी की जगह पे हम क्या रख देंगे, 5/2 एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू 5/2 एम जी एल। यहाँ से एक नई चीज़ निकल गई, वी ए की वैल्यू निकल के आ गई √5g। सर ये भी ठीक हो गया। आप चाहें अगर तो 5gl यहाँ पे रख के देखें तो एनर्जी सेम आएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमने क्या निकाल ली, वी पर वेलोसिटी निकाल ली। अब हमने वी की वेलोसिटी निकाल दी तो एक बार हम बी पे भी चेक कर देते हैं। अगर हम इस एनर्जी की जगह पे, क्योंकि जो एनर्जी सी पे होगी वही बी पे होगी वही ए पे होगी, अगर हम यहाँ पर 5/2 mgl इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल करते हैं और एम जी एल को इधर माइनस करते हैं तो 4/2, 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा वी बी कितना आ जाएगा, इधर आएगा तो ये आ जाएगा 2 से 2 कटेगा तो 3gl आ जाएगा। तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन से तीनों वैल्यू निकाल दी वेलोसिटी। तो एक बार समरी करते हैं इसकी। ये हमारा लोएस्ट, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था, h लिख लेते हैं इसको। तो हाईएस्ट पॉइंट था और ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी निकल के आई, जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर हमारी वेलोसिटी कितनी निकल के आई, gl। ठीक हो गया सर। जो हमारी ये वाली पॉइंट है यहाँ पर वेलोसिटी कितनी निकल के आई, 3gl। ये वेलोसिटी है और ये हमारी वेलोसिटी है अलग अलग पॉइंट पे, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई सर, 5gl। तो हमने तीन, अच्छा अगर यहाँ पे पूछे तो यहाँ पर भी √3gl आ जाएगा, ठीक है। तो तीन वेलोसिटी तो आ गई हमारी, पहली दूसरी तीसरी। और हमने ये भी देखा अभी कि जो इसमें टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये लेंथ आपकी l है, रेडियस इसकी l है, तो टोटल जो हमारी एनर्जी है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है आपकी 5/2 mgl। ये आपकी टोटल एनर्जी हो सकता है, इससे कोई रिलेशन पूछ ले। और एक क्वेश्चन ये देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बॉब जब यहाँ पर है तो इसको कितनी वेलोसिटी दें कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए। अच्छा एक बात और, अगर ये वर्टिकल सर्कल आपने और डिटेल में पढ़ना है, वैसे तो आपको आना चाहिए कि इसमें टेंशन कितना लगेगा,
इसमें फोर्स कितना लगेगा, क्या क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो हमारी इनफाइनाइट सीरीज को आप फॉलो करो। इनफाइनाइट सीरीज में मैंने एक लेक्चर डाला है इसी से रिलेटेड 10-15 मिनट का, उसमें आप पीएचडी कर लेंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, ठीक है, या आई बटन में क्लिक करके निकाल सकते। ठीक, अब देखो इससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। इतना तो हमारे बात क्लियर हो गई। आपसे एनर्जी पूछा, अब देखो ये तो टोटल एनर्जी है। अगर आपसे पूछें कि यहाँ पर टोटल एनर्जी और यहाँ पे टोटल एनर्जी का रेशियो बताओ, तो 1:1, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो हमारा ये पॉइंट थे, ये हमने पॉइंट लिए थे ABC, तो ABC में जो हमारे ये पॉइंट हैं इसमें टोटल एनर्जी का रेशियो 1। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी आप सबके लिए ½ लगाएंगे और वेलोसिटी की वैल्यू बदल देंगे। सर इसकी कोई ट्रिक है क्या, कैसे याद करेंगे? देखो रूट GL याद कर लो, 1, 3, 5 रूट के अंदर लगा दो। ये क्वेश्चन देखो आप अभी समझेंगे, अभी अभी आया है 24 में, मैंने कोई अपने मन से टाइप नहीं किया है, 24 में क्वेश्चन है तो मैंने उठाया। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक हमारा क्या है, कोई बॉब है सस्पेंडेड इन ये, और मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट सच दैट इट कंप्लीट हाफ सर्कल रीचिंग द टॉप। ठीक हो गया। तो पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ए और बी। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा हाफ सर्कल जा रहा है, ठीक है, ये है आपका जो पार्टिकल है वो ऐसे चल रहा है, कैसे, यहाँ पर ए है, ठीक है, और जो टॉप में है वो ये बी है। इतना हाफ सर्कल की ही बारे में बात हो रहा है। तो कह रहे हैं कि कितनी हमारी क्या होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी A/B। आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि मिनिमम जो वेलोसिटी है, जो मिनिमम वेलोसिटी है यहाँ पर, कहाँ पर, वर्टिकल सर्कल में, वो हमारी यहाँ पे कितनी होती है, ये सर 5GL होती है, और यहाँ पे होती है सर GL। तो सर क्या हम इस क्वेश्चन को 1 मिनट में नहीं कर सकते? ½ V² A का स्क्वायर ½ MVB का स्क्वायर। कहने का मतलब है 5GL ओवर GL कर लेते हैं, तो आंसर 5:1। तो वेलोसिटी अगर याद है तो उड़ा सकते थे क्वेश्चन को। आपको एंगुलर वेलोसिटी V = ω/r से भी निकाल सकते हैं, एंगुलर पूछ दिया, अगर टाइम पीरियड पूछ दिया, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जो रेस्ट पे है और स्लाइड हुआ फ्रिक्शनलेस ट्रैक में h हाइट से, और जस्ट कंप्लीट हो वर्टिकल सर्कल। देखो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं तो हाइट कितनी होगी कह रहे हैं। हम इसमें लगाएंगे क्या, हम इसमें लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। सर एनर्जी कंजर्वेशन आपने अभी भी बताया था कि यहाँ पर हम देखेंगे रेस्ट पे है, यहाँ से भी मोशन स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी mh हो जाएगी। बात तो हम सर समझ गए, लेकिन यहाँ पे क्या लगाए, देखो यहाँ पर ए पॉइंट, देखो ए पॉइंट कह रहा है ना, तो ए पॉइंट से कह रहा है जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। तो कहने का मतलब है ए की जो वेलोसिटी है वर्टिकल सर्कल में कितनी होती है, 5GL, √5GL। सर हाँ अभी तो बताया था आपने। तो क्या सर हम पॉइंट ए पी की और पॉइंट ए की एनर्जी को बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भैया। और यहाँ की एनर्जी क्या हो जाएगी, ½ M, ये तो हो जाएगा 0, ½ MV² नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 0 + MMGH = यहाँ पे हो जाएगा ½ MV² मतलब M5GL प्लस पोटेंशियल 0। M से M मर गया, ठीक है जी, G से G मर गया, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। H आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, G से G कटेगा तो 5L/MP कट गया, अच्छा 5L आ जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है। L हमारी रेडियस है और उसने डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया है तो क्या आ जाएगा, ½ MV² ना। अच्छा एक इसमें और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना, ½ MV², 5L हो जाएगा, ठीक है ठीक है, 5L हो जाएगा, ठीक है भैया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो टाइप है वो है स्प्रिंग मास सिस्टम। तो स्प्रिंग मास सिस्टम से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और क्वेश्चन कैसे मिलेंगे देखिए।
इसमें होता क्या है कि आपको एक स्प्रिंग दे दी जाएगी, ठीक है, और स्प्रिंग से पूछा जाएगा कि भैया इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल कितनी होगी, ये सब पूछा जाएगा। ठीक, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, आप सभी को पता है ये स्प्रिंग होती है अगर ये मास m है, ठीक, हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाया और इस फोर्स ने इसकी दशा बिगाड़ दी, यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, x 0 है मीन पोजीशन पे, हमने x बढ़ा दिया बाय अप्लाइंग फोर्स इस साइड। तो हुक साहब आपको याद आ जाएंगे यहाँ से कि हुक साहब कहते हैं कि F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है इफ इसका अपोज करेगा रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसका प्रोपोर्शनल होगा, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन एक बार ये ग्राफ भी आया था कि F और X का ग्राफ बनाइए स्प्रिंग के लिए, तो F और X का ग्राफ माइनस होने की वजह से ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो एरिया होगा फिर वो ये वाला पार्ट, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा एरिया होता है वो वर्क डन होता है। ये इसके एक्सट्रीम पोजीशन है, ये माइनस एक्सएम है और ये प्लस एक्सएम है, और बीच में मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन में ये f है, ये x है, ठीक है भैया। तो जब आप इसमें क्या लिखेंगे, वर्क लिखेंगे, तो वर्क कितना हो जाता है इसमें f dx, और अगर आप x1 से x2 ले जाए तो वर्क डन कितना आ जाएगा, f इक्वल टू आप रख दीजिए यहाँ पे माइनस के एक्स, आंसर आ जाएगा आप ए x1 पहले आ जाएगा, x2 बाद में आ जाएगा, माइनस मैंने एडजस्ट कर, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, तो माइनस ऑफ वर्क डन हो जाएगी। तो हाफ फाइनल कहाँ है, हाफ इनिशियल कहाँ है, और उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप ये भी पढ़ते हैं कई बार पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स, क्योंकि हम 0 से x की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए x1 से x2 में x2 माइनस x1 होगा, और वर्क डन की बात है तो 1 से 2 होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग में आप ये सब कुछ करेंगे, तो स्प्रिंग में हमारी जो एनर्जी का सिस्टम होगा वो ये बनेगा। अगर ये हमारी E है और ये हमारी क्या है, कोई डिस्टेंस है यहाँ पे x है, स्प्रिंग के लिए जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है वाला, ठीक है। और ये जो इसको ओवरलैपिंग करते हुए बनेगा, ये इसका टोटल एनर्जी, जो ऊपर कोई यू टाइप है ये U है, और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। होता क्या है, अभी हमने एक ग्राफ बनाया था, ये F है, ये x है, तो इसका जो ग्राफ बना था वो ऐसे बना था। तो एक्सट्रीम पे मान लो यहाँ पे ये xm है, यहाँ पे ये xm है, तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखें, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और बीचों बीच में अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, x 0 पे हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि स्प्रिंग को जब हम इनिशियली पुल करेंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ऐसे, ठीक है, और पोटेंशियल यहाँ पर 0 रहेगी। तो लेकिन एक्सट्रीम पर जाने तक ये बन जाएगा, तो वही ये ग्राफ इसका वेरिएशन दिखा रहा है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन ये आएंगे कि आपको एक स्प्रिंग दे दी जाएगी, जैसे एक स्प्रिंग दे दी है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, और आपसे ये कहा जाएगा कि यहाँ से एक मास इस पे अटैक कर रहा है या कोई बॉल इस पे अटैक कर रहा है, ये V है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, एक मास इस पे अटैक कर रहा है, किस पे, इस स्प्रिंग पे। तो पूछेंगे कि बताओ इसमें कितना कॉम्प्रेशन हुआ, क्योंकि जब इस पे आएगा तो ये कॉम्प्रेस होगी, तो कितना कॉम्प्रेशन हुआ। तो आप देखिए इनिशियली स्प्रिंग के पास काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की मैंने आपको बताई आइडियल कंडीशन है 0 से x, तो kx², और x इसमें इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन है। और जब ये मोशन करके आएगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी हाफ mv², और पोटेंशियल इस पे 0 रहेगी, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी
वो इसके टोटल के बराबर होगी। तो आंसर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, वो आपको दिया है, आप वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी अभी हमने देखा, इसमें आप जाएंगे पीछे, जो हमने ये वाली बात देखी ना, ये हमने कब यूज़ करना है, जब x1 से x फाइनल दिया है इनिशियल से। तो अगर 0 से मीन पोजीशन से अगर x दिया है, जनरली यही देते हैं, तो हम पोटेंशियल एनर्जी यही लगाते हैं स्प्रिंग की। अगर वो कहेगा 2 से 4 मीटर में बताओ, तब जाके आप फिर ये वाला लगाना। तो ये हमने बताया अभी आपको। इसके बाद हमने एक केस डिस्कस किया, ये वाला। अब देखो दूसरा केस क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यहाँ की। ये रहा दूसरा केस, एक बॉल यहाँ से ड्रॉप हो रही है जिसका मास m है और ये हाइट प्लेटफॉर्म से h है, इसका ये k है। तो जब ये बॉल ड्रॉप होगी तो होगा क्या, क्योंकि स्प्रिंग लगी है, तो ये जो ये वाला लेवल है बच्चों, ये लेवल जो है ये यहाँ से अपनी जगह से थोड़ा नीचे आ जाएगा, मतलब स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, थोड़ा कंप्रेशन हो जाएगा। मान लो x डिस्टेंस नीचे चली, ये हाइट कितनी थी, h थी, तो आपसे कहेंगे कि कितना कंप्रेस हुई। देखो इनिशियली इसके पास क्या थी, अगर आप देखें इनिशियली इसकी जब ये कंडीशन हुई, तो ये जो कंडीशन है इस पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी, mgh, और इनिशियल कितना होगा, इनिशियल हाफ के एक्स स्क्वायर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो दोनों को आप क्या कर देंगे, ये h होगी तो बाद में x भी ऐड हो जाएगा इसमें, इक्वल टू हाफ के एक्स। तो ये बन जाएगा आपका स्प्रिंग का फॉर्मूला, क्योंकि इनिशियली एच थी, जब वो इस प्लेटफॉर्म से टकराएगी तो इसमें कुछ कंप्रेशन हुआ, मान लो एक्स हो गया, तो आप नई पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल हाइट का सम हो जाएगी। टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट आपकी h प्लस एक्स हो जाएगा, और स्प्रिंग की कितनी होती है, स्प्रिंग की होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग के अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे डील करना। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ये वाला एक क्वेश्चन है, अगर एक ब्लॉक m है जो मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी कंप्रेस हो रही है स्प्रिंग थ्रू इतना डिस्टेंस, व्हेन इट स्पीड इज हाफ, द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी होगी। तो सेम क्वेश्चन है, देखिए मान लो ये हमारा एक वो है, चाहे मास है, ठीक है, यहाँ से कोई एक स्प्रिंग ये गई, तो कह रहे जब इसमें कंप्रेस होगी तो आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, और वर्क डन कितना होगा, कंप्रेस हो रही है तो 0 से x जा रहा है तो माइनस के एक्स स्क्वायर, कंप्रेशन में नेगेटिव, ठीक है, और हमारी जो वेलोसिटी है v कितनी हो जा रही है, हाफ कर रहे हैं, इनिशियल कितना है, इनिशियल आपकी v स्क्वायर है। तो सॉल्व कर दीजिए, तो इसको अगर आप e दिया है उन्होंने, तो ये e/4 हो जाएगा इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो e यहाँ से निकल के आ जाएगा, e आ जाएगा आपका कितना, e निकाल लेते हैं यहाँ से, 3/4 है तो 3e/2 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस इंस्टेंट है, आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। इनिशियली e है, x आपको कितना दिया 25, तो ये आ जाएगा वैल्यू रखने के बाद, आपसे कह रहा है n टाइम e, तो 24e आ जाएगा। अगला 14 देखिए, कह रहे एक बॉल है ऑफ 100 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट इतना ऑन अ फिक्स प्लेटफॉर्म और वर्टिकल स्प्रिंग एज सोन इन फिगर। तो फिगर वही वाला है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बॉल है, ये हाइट h है, ये स्प्रिंग, ठीक है। तो अगर इसमें स्प्रिंग में इस बॉल के गिरने के बाद x कंप्रेशन होता है, आप क्या लगा सकते हैं, mgh प्लस x इक्वल टू हाफ के एक्स। आप आंसर, ऐसे स्प्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और आपको x कितना दिया है, h/2, तो h प्लस h/2 हो जाएगा ये, mg इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कंजर्वेशन इन रोलिंग मोशन। आपने रोलिंग मोशन पढ़ा होगा रोटेशन में,
कोई इंक्लाइन प्लेन में अगर कोई बॉल रोल होते हुए आ रही है, जैसे मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इसमें कोई बॉल रोल होके आ रही है, तो अगर बॉल रोल होके आएगी तो आपका क्या वेलोसिटी रहेगी? रोलिंग मोशन मतलब एक फिक्स, ट्रांसलेशन तो हो ही रहा है लेकिन साथ में वो एक फिक्स्ड एक्सिस के साथ घूम भी रही है, अपने एक्सिस पे घूमते हुए नीचे को आ रही है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि ये रोलिंग मोशन में हमारा कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी। तो रोलिंग मोशन में हम कैसे करेंगे, देखिए, अब जब ये एच पॉइंट पे कोई बॉल है और ये बॉटम पॉइंट पे आ रही है, तो आप ये कह सकते हैं ये वाली बॉल का मास हमारा m है। अगर ये h से मूव करके नीचे आ रही है तो यहाँ पर इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ पे इसके पास जब ये नीचे को रोल करते हुए आ रही है तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी सरफेस पे। तो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, यहाँ पर हाफ mv² ट्रांसलेशन की, क्योंकि रोलिंग मोशन है तो रोटेशन भी आएगा, I⍵² आ जाएगी। तो जब ये दोनों एनर्जी इसके पास होगी तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं, ब्रीफली हम इस एनर्जी को ऐसे भी लिखते हैं, हाफ mv² प्लस 1 प्लस k² बाई r²। और 1 प्लस k² बाई r² क्या है, ये आपका रोलिंग काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो mgh इक्वल टू क्या कर देंगे, हाफ mv² 1 प्लस k² ओवर r², ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी की जो वैल्यू निकल के आएगी कहाँ पर, रोलिंग में, वो निकल के आएगी √2gh 1 प्लस k² ओवर r²। और ये जो k² ओवर r² है बच्चों, ये है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन मेजर करने का एक तरीका। और यहाँ पे ध्यान दीजिए k² बाई r² अलग अलग होता है। क्या, अगर आपसे कहा जाए कि एक रिंग है या सॉलिड सिलेंडर है तो उसके लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपसे कहें कि कोई डिस्क है और या हलो सॉलिड नहीं, इसको आप ना हलो सिलेंडर करो, यहाँ सॉलिड सिलेंडर करो, सॉलिड सिलेंडर है तो इसके लिए हाफ होती है, ठीक है। और वहीं अगर आप देखें सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो k² बाई r² है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2/5 होती है। तो ये वैल्यू आपको अगर पता है, आप यहाँ पे रख सकते हैं, कहाँ पे, इस वाले पार्ट में, तो आपको इनकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अगर आप यहाँ वैल्यू रख दें तो इसकी वेलोसिटी आएगी √gh √4gh/3, और इसकी आ जाएगी √10/7gh। तो कहने का मतलब है वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है 2gh। ये भी हम रोलिंग मोशन पे भी हम रोटेशन लगा सकते हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है, यहाँ से अगर आप ये भी कहें कि हमने एक रिंग लिया, एक डिस्क लिया और एक स्फीयर लिया, तीनों को नीचे फेंका, तो कौन पहले आएगा, ठीक है। तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये हमारी मैक्सिमम होगी सॉलिड स्फीयर की, और रिंग की क्या होगी, मिनिमम होगी। एक हम इसका सैम्पल क्वेश्चन करते हैं, तो आप ज़्यादा समझेंगे। ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, अगर आप मास चेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन है 23 में आया था कि एक हलो स्पेरिकल बॉल है जो यूनिफॉर्मली रोल कर रही है, ठीक है, विद अ सरफेस, और ये इसका ना रोलिंग ऐसे दिखाया है। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट कहाँ पर पहुँचेगी, ये बॉल मैक्सिमम हाइट कहाँ पहुँचेगी। तो अगेन वही यहाँ पर सब सेम वही लगेगा। क्या, यहाँ पर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो हाफ mv² 1 प्लस k² ओवर r², और अगर ये h हाइट ऊपर चढ़ पाती है तो mgh के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, हलो स्पेरिकल सेल, तो हलो के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2/3। ये भी लिख लीजिए, जैसे आपने ये सॉलिड की लिखी, अगर हलो स्फीयर होगा तो उसके लिए जो k² बाई r² की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2/3। तो 2/3 जब आप यहाँ पे रख देंगे तो 2/3 हो जाएगा
2/3 + 1 5/3, तो हो जाएगा 5/6 mv² इक्वल टू mgh। m से m कट गया, मास चेंज करने पर वेलोसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। g आपका 10, तो ये हो गया 5/6 इंटू v कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, g 10। आपको हाइट निकालनी है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका, जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए आगे, ठीक है, या आप एक काम करिए ना, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा आपका h इक्वल टू आ जाएगा 5/6 v²/g, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो 5/6 v है आपका 3 3 का 9 हो जाएगा, g हो गया 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/4 आ जाएगा, ठीक है, 3/4 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं रोलिंग, ठीक। आगे चलते हैं, अब है ग्रेविटेशन में भी आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक आपके पास क्या है, जब भी ग्रेविटेशन में लगाना है, पहले ये देखिए आप लगाना कैसे है। पोटेंशियल एनर्जी करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे मान लो एक अर्थ है हमारा, ठीक है, अर्थ का ये कोई सरफेस है, और यहाँ में आप क्या कर रहे हैं, सरफेस से आउटवर्ड जा रहे हैं, मान लो यहाँ चले गए। तो अगर आप सरफेस की बात करें, ये जो हमारा सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ का जो सरफेस है, यहाँ पर क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो अर्थ की होती है किसी मास के रिस्पेक्ट में -g(m1m2/r) होती। तो अगर ये वैल्यू r है, ठीक है, और यहाँ से आप किसी प्रोजेक्टाइल सैटेलाइट को फेंक रहे हैं बाहर, ठीक है, तो हमारी जो ये m2 कर लीजिए, जो हमारी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी g(m1m2/r) हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी कुछ ना कुछ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 12mv², और एक हाईएस्ट कोई हाइट होगी जहाँ पर ये पहुँचेगा, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी फिर आप क्या कर लीजिए r+h लग जाएगा, तो g(m1m2/r+h)। अगर ये 1 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपके जेईई एग्जाम में, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हो कहीं पर भी, बस कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन मिलनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखिए ये इस पे एक क्वेश्चन भी है, अगर ये क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए आप कह रहे हैं कि एक बॉल है जिसको हम रिलीज कर रहे हैं, मान लो ये हमारा एक अर्थ है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है r है, जिसकी रेडियस है भैया r, ये हमारी रेडियस है, ठीक है भैया। कह रहे हैं कि अगर हम उसको किस वेलोसिटी से क्या पूछ रहे हैं, एक बॉडी को रिलीज कर रहे हैं एक हाइट से, अच्छा यहाँ से रिलीज कर रहे हैं एक बॉडी को, और जिसकी जो हाइट है, हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है। कह रहे हैं अगर उसको हम रिलीज कर रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी से अर्थ पे आके टकराएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे था, इसके पास क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, हम इसको बी पॉइंट कर लेते हैं, तो बी पॉइंट पे होगा पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे 0। और जब इस सरफेस पे टकराएगा, सरफेस पे जब टकराएगा तो इसकी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ होगी यूए, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अब क्या है हमारी के ए हो जाएगी, ठीक। तो जब आप देखेंगे तो ए पे जो एनर्जी होगी टोटल वो बी के बराबर होगी, तो ए पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है प्लस ए पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो बी के काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। अब ए पे देखो, ए पे क्या होगी, अगर वो v वेलोसिटी से आ रहा है तो mv² मान लेते हैं, जो ये बॉडी है इसका मास m है और अर्थ का मास me है, ठीक। प्लस अब ए पे जो एनर्जी होगी -gm मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन में रेडियस इक्वल टू बी पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, प्लस -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन टोटल डिस्टेंस r+r/2r। समझ रहे हैं? तो ये आपको लगाना है, जब इसको आप लगाएंगे m से m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर माइनस करके, जो आपकी v की वैल्यू है वो आ जाएगा √2gm/r। अब देखो आंसर g कैपिटल G में नहीं स्मॉल g में है, और स्मॉल g होता है gm/r²।
तो अगर आप GM की वैल्यू यहाँ रख दें तो GM की वैल्यू अगर रख दें तो आंसर क्या आ जाएगा, ये GM बाय आर आ रहा है। अगर यहाँ पर आप GM छोटा g r स्क्वायर रखें, r से r कट गया तो रूट जी आर आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं? तो हमने कुछ नहीं किया इसमें, ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, तो बिना प्रैक्टिस के आपके सही होने वाले क्वेश्चन है। बस आपको ये सही ढंग से करने हैं, एग्जाम में अप्लाई करनी है उसमें चीज़ें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट बोले या मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका NCERT का है। 2 बॉल हैं, कह रहे हैं दोनों की रेडियस सेम है, मास उनका डिफरेंट है, और सेंटर टू सेंटर सेपरेशन आपका कितना है, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 6r है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे कह रहे हैं कि 2 स्पेयर को फिक्स करा, एक प्रोजेक्टाइल, मतलब पहले वाले गोले में आप सोचो यहाँ से बैठ के आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, कोई पत्थर फेंका मान लो दूसरे की तरफ, तो कह रहे हैं एक मास जब हम फेंक रहे हैं तो एक्सप्रेशन निकालिए मिनिमम स्पीड का जिससे वो सेकंड के सरफेस पे पहुंच जाए, ठीक है। तो देखो जिस मास को आपने फेंका, जो स्मॉल मास इन्होंने दिया है, जिसको अगर आपने फेंका कुछ मिनिमम वेलोसिटी से, कहाँ से, पहले वाले गोले से दूसरे वाले गोले को, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, देखो 2 मास हैं, जब भी 2 मास होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, तो उनके एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे इनका एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है। अब देखो चार्ज में तो कंडीशन होती है ना कि बीच में होगा, अगर सेम चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं, बीच में होगा, अदरवाइज अब हमारा स्मॉलर चार्ज की साइड होगा। लेकिन मास में हमेशा न्यूट्रल पॉइंट बीच में होता है। तो अगर न्यूट्रल पॉइंट हम मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पहले से है, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स 1 की वजह से होगा वो दूसरे की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम r डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट माने तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, कितनी दूरी पर होगा, हम उसको निकाल लेते हैं। GM/r स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है पहले की वजह से, इक्वल टू GM, दूसरे का भी मास आपको m नहीं दिया है, 4m दिया है, तो 4m ओवर, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो r है ना, ये r हो जाएगा 6r माइनस r का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 6r क्वेश्चन में दिया है। अच्छा जी, इसको सॉल्व करिए, GM से GM कट गया और स्क्वायर रूट लेके जब सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू एक तो 6r आएगी माइनस की और एक 2r आएगी, तो 2r ही हमारी पॉसिबल होगी। तो पहले हमने ये जाना, आपसे देखो जेई में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर वो जो मास आप फायर कर रहे हैं सेकंड में वो कोई फोर्स फील नहीं करेगा, तो 2r डिस्टेंस पे, ठीक है। ये तो हमने निकाल दिया। हमें ये निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से फेंके क्यों निकल पाए। अब जब ये 2r जो पॉइंट है, इसका मतलब ये हो जाएगा जो प्रोजेक्टाइल को आप फेंक रहे हैं, ठीक है, वो आपका न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचना चाहिए। उसके बाद अगर वो न्यूट्रल पॉइंट क्रॉस कर जाएगा तो वो फिर सेकंड में पहुंचेगा। तो अब अगर हम जब उसको पहले से फेंकेंगे, इनिशियल जो उसकी एनर्जी होगी, जो पहले गोले से हम उसको फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल एनर्जी हो जाएगी 12mv², एक तो ये हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि हम इसके सरफेस में बैठे हैं तो सरफेस से हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो गई, और ये जो दूसरा स्पेयर है इसके सराउंडिंग में ये पहला स्पेयर है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी G4m और छोटा m अपॉन में, ठीक है, अपॉन में हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, इसकी रेडियस r है, ठीक है, r है, तो ये बची कितनी डिस्टेंस, 5r बची, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। अब आप देखिए भैया, जब ये गोला चले गया, जब ये गोला न्यूट्रल पॉइंट पे चले गया, उसके बाद जो इसकी एनर्जी होगी, न्यूट्रल पॉइंट पे जो इसकी एनर्जी होगी, या उसके बाद जो फाइनल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो देखो, ये इसको पास कर गया, तो इसके पोटेंशियल के फील्ड में पहुंच गया। तो पोटेंशियल के फील्ड में पहले वाले गोले की हो जाएगी GM/2r, क्योंकि देखो ये 2r डिस्टेंस है। एक बार हमने कंजर्वेशन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, एक बार हमने कंजर्वेशन इस गोले के इन्फ्लुएंस में लगाया ये, और एक बार कंजर्वेशन हम न्यूट्रल पॉइंट पे लगा देते हैं, क्योंकि उसको हमें पास करना ही है। तो वहाँ पर तो फोर्स 0 है, तो वहाँ पर वो रेस्ट पे है, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी पहले गोले की हो जाएगी, क्योंकि 2r डिस्टेंस है, और दूसरे गोले की यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है टोटल, ये 2r है, ठीक है, और दूसरे वाले की हो जाएगी 4r।
4R ही तो होगी, तो ये हो जाएगा G4M इंटू में मास और अपॉन में क्या आ जाएगा 4R। ठीक हो गया। पहले वाले की यहाँ से 2R डिस्टेंस थी, दूसरे वाले की 4R। ये एनसीईआरटी में है, एक बार आप देखना, और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कंजर्वेशन एनर्जी इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल होंगे, आप एनसीईआरटी में देख लेना, आप तो सॉल्यूशन सॉल्व भी करना है, तो जो V की वैल्यू है वो कितनी आती है 3/5। मेरे पास जगह और थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, ये आंसर निकल के आएगा। तो ये आंसर कैसे निकला, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, जहाँ पर पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, या वो पॉइंट बताओ जहाँ से पार्टिकल एस्केप करके निकल जाए, या पोटेंशियल एनर्जी बताइए न्यूट्रल पॉइंट पे, या कितनी मिनिमम वेलोसिटी आ जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था एनर्जी कंजर्वेशन का अगला एग्जाम्पल। अब है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर कहीं पर फोर्स जीरो है, यहाँ पर दो कंजर्वेशन आते हैं। देखो फोर्स जीरो है तो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है dp/dt, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। तो अगर F जीरो होगा तो P क्या हो जाएगा, P आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया किताबी भाषा में, अगर आपका कहीं पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। या इन अदर वर्ड्स, अगर आप दो पार्टिकल का कोलिजन कर रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, सेम रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, और एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया dl/dt। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा तो L कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम भी किसी सिस्टम का क्या होता है, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर उसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे कोई पार्टिकल एक m है, ठीक है, और ये डीके हो गया, ये डीके दो पार्ट में हो गया, तो ये जरूरी है कि ये दो पार्ट एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कह सकते हो, देखो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, जब वो डीके होगा तो अलग अलग पार्ट में मोशन करेगा। तो इसका मतलब है जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, चाहे डीके है चाहे कोलिजन है, ये होना चाहिए। अब आप करो इनिशियली तो रेस्ट है, तो ये तो जीरो हो गया, तो mv1 प्लस mv2, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि mv1 माइनस mv2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कहीं पर कोलिजन हो रहा है एक पार्टिकल का, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करने चाहिए, उनकी वेलोसिटी अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, एडवांस में एक क्वेश्चन था, देखो उनके मोमेंटम, दोनों पार्टिकल के मोमेंटम सेम हो गए, इक्वल अपोजिट हो गए, दैट मीन्स मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो गया। तो वहां पर पूछा गया था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप सभी को बता दूं h/p होती है। अगर p ही सेम हो जाएगा तो फिर तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये तो दो पार्टिकल सिस्टम था, अब जरूरी नहीं है दो हो। जब मान लो तीन पार्टिकल सिस्टम है, पहले तीन देख लेते हैं। मान लो एक हमारे पास कोई बम था, ठीक है, और ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था। तो पहली बार ऐसा होगा कि इसके तीन टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इस साइड हो गया, मान लो इसका एक m1 इधर गया, और एक टुकड़ा इस साइड हो गया, मान लो ये m2 इधर गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि तीसरा टुकड़ा कहाँ जाएगा या किस वेलोसिटी से जाएगा। अगर ये v1 वेलोसिटी से x डायरेक्शन में जा रहा है और ये v2 डायरेक्शन से y में जा रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ जाना चाहिए, p नेट। और रिजल्टेंट कितना होगा इस केस में, इसका मोमेंटम हम p1 कह सकते हैं, इसका p2 कह सकते हैं, तो 90 डिग्री में हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर। ठीक है, अब जो तीसरा पार्टिकल यहाँ से फूट के निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए यहाँ को निकलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर उसके तीन पार्ट हो रहे हैं तो m3 इन दोनों के मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट मीन z में होगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, p3 जो होगा वो p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर के बराबर होगा रूट के, और दोनों का अगर स्क्वायर कर दो तो ये p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर के बराबर हो।
ये बात भी आप ध्यान रखें। अगला जो इसमें केस है वह बॉल वॉल प्रॉब्लम। जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे कोई बॉल एम है, ठीक है, और ये ऐसे दीवार से टकराया, ठीक, और सेम मीडियम में वापस आ गया। तो मान के चलो कि अगर ये बात ध्यान रखना, ये एंगल थीटा से आ रहा है और थीटा से ही जा रहा है, ठीक है, बॉल भी सेम है, अगर वेलोसिटी भी दोनों की सेम है, नहीं भी हो सकती है, वो उसकी मर्जी, ठीक, मास तो सेम रहेगा, क्लियर है। तो आपसे कहेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर लगेगा कैसे, जब कोलिजन से पहले ये आया, देखो अब इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स एक्सिस में, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको वाई एक्सिस मान लूँ, तो यहाँ पर पहले वाले पार्टिकल का हो जाएगा एम वी कॉस थीटा, और इस वाले का कितना हो जाएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है एम वी कॉस थीटा, इसका ये एक्स कंपोनेंट, इसका ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट हो जाएगा एम वी साइन थीटा, और यहाँ पे भी वाई कंपोनेंट एम वी साइन थीटा। तो साइन थीटा को ले डूबे, तो जो टोटल मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एम वी कॉस थीटा, ठीक है, और दो बार है तो मैं इसको 2 लिख देता हूं, माइनस यहाँ लिखो या माइनस आई कैप लिखो, एलोंग एक्स हो गया। तो आप कहेंगे सर y में कितना होगा, y में 0 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अब देखो वेलोसिटी अगर अलग अलग है, v1 v2 है, तो आप फिर 2 नहीं लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो एक और बात बता दूं यहाँ पे, जो हमारी मोमेंटम एक थ्योरम होती है, मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम, ठीक है, तो वो होती है चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू इम्पल्स। तो हो सकता है आपके पिछली बार बहुत सारे पेपर में इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे, तो हो सकता है यहाँ पर वो मोमेंटम कंजर्वेशन पूछ ले, ठीक है, डेल्टा पी आ जाए और इम्पल्स पूछ ले इस पार्टिकल का, तो यही आपका इम्पल्स भी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन है जो आपका 2021 में आया था, ठीक है। अब देखो पहला केस में पार्टिकल जिस स्पीड से गया उसी स्पीड में आया, कोई एंगल में क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि पार्टिकल जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से रिबाउंड हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि एम यू से गया और इस साइड को माइनस एम यू से आया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तो चेंज कितना होगा, अगर ये इनिशियल है और ये फाइनल है तो क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई, तो माइनस एम यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2mu हो जाएगा। इस केस में 45 दिया है, देखो कई बार ना ये वाला एंगल दिया रहता है, तो आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये पार्टिकल है, देखो यहाँ पर मास इक्वल दिया है ना दोनों का, स्पीड ये दे रखी है, तो अगर ये एम यू है तो आप खुद ही कह सकते हैं सर यहाँ वाला कंपोनेंट एम यू कॉस 45, यहाँ वाला साइन 45 वो कैंसिल इससे नीचे वाले से, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मतलब कितना हो जाएगा, -2mu cos 45। आपको अगर हमारी ये वीडियो समझ में आई तो आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते थे, ये वाली, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2mu हो गया, और cos 45 1/√2। ये आप कह सकते हैं कि सर -√2mu आ रहा है, और आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों का रेशियो बताइए, इसको इससे डिवाइड करना है, किससे करना है, इम्पार्टेड द बॉल एक्स डायरेक्शन, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड इम्पल्स इम्पार्टेड बॉल A to B, अच्छा A to B करना है, तो ये हो जाएगा, ये A वाला है, ये B वाला है, तो A हो जाएगा 2mu√2mu, ये mu से mu मर गया, तो √2 आंसर आ गया, ठीक है। तो √2 रेशियो 1 आ गया, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको, अच्छा कोलिजन भी है भी एक, देखो कोलिजन में भी अगर आपके कोलिजन आप पढ़ते हैं, टकराना दो पार्टिकल का, तो सिंपली एक होता है इलास्टिक कोलिजन, तो जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं उसमें आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा,
एक होता है इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसमें भी आपका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। यहाँ पर एनर्जी भी कंजर्व रहेगी क्योंकि हर जगह कंजर्व रहते हैं, ये यूनिवर्सल टाइप लॉ है हमारी एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कंजर्व रहेगी और यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, इनिशियल और फाइनल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या आए कि इनइलास्टिक का क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछे कि कितना लॉस होगा एनर्जी में, तो फाइनल में से इनिशियल कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार एक क्वेश्चन ये भी बना था कि अगर एक पार्टिकल है, एक बुलेट है, उससे टकराई तो बताओ कितना हमारा वेलोसिटी उसकी होगी। तो हम वहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें एक बात और बता दूं आपको, जो आपका जैसे परफेक्ट इनइलास्टिक होता है, ठीक है, परफेक्ट इनइलास्टिक होता है, इनइलास्टिक। तो उसमें होता क्या है बच्चों, वैसे आपने पढ़ा होगा, इसमें भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। जैसे ये एक मास m है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा मास m2 है और ये रेस्ट पे है, ठीक है। जब ये टकराए और ये दोनों कंबाइंड होके ऐड होके एक कॉमन वेलोसिटी से मोशन करने लग गए, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक। तो यहाँ पर आप मोमेंटम कंजर्वेशन जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस 0 इक्वल टू m1 प्लस m2 ओवर v। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था अभी जो 24 की बात है कि एक ऐसा क्वेश्चन था कि एक बोट है और एक लड़की है, ठीक है। लड़की देख के सब हंसने लग गए, चलो कोई नहीं, ये बोट है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन आया था, बोट ऐसे ही बनता है मेरे से। तो इसमें एक लड़की है जिसका मास है कुछ, मान लो m1 है, ठीक है, और यहाँ से किसी ने एक बैग फेंका जिसका मास m2 है, ठीक। अब वो दोनों मोशन करने लग गए एक साथ फिर। तो पूछ रहे हैं कि अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो इसकी वेलोसिटी दी थी आपको, इसकी दी थी, तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था। इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम आपको बता चुका हूँ कि कैसे कंजर्वेशन इसका लगाना है, ठीक है। एल कांस्टेंट रहेगा और इसके लिए मैं कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा वास्ट टॉपिक है, ज़्यादा इसमें एग्जांपल नहीं लिए मैंने। इसमें एक ये है, आपने केपलर्स लॉ पढ़ा होगा। केपलर्स लॉ पे आप उसका जो सेकेंड लॉ है वहाँ पर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है कि हमारा जो ये सन है, ठीक है, इसका जो नियरेस्ट पेरीफेरी पे एक यहाँ पर पार्टिकल है, मान लो जैसे मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल यहाँ पे है। तो सेकेंड लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और एरियल वेलोसिटी को कहते हैं L/2m। दूसरा L हमारा कंजर्व रहेगा, ये हमारा दूसरा लॉ कहता है। तो इसका मतलब ये होता है ये सन के पास है, इसको पेरीफेरी या पेरीहिलन कहते हैं, इसको P कर लीजिए, और ये हमारा एपीहिलन हो गया। तो यहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्टाइल या सैटेलाइट मोशन कर रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी vp है और यहाँ पर वेलोसिटी va है, ये डिस्टेंस ra है, ये rp है, तो आप यहाँ पे दो पॉइंटों पे कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था, आप इजीली इसको कर सकते हो। mvp rp, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr होता है, और या इसको हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो ये हमने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें m तो कट जाएगा, तो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा vp ओवर va इक्वल टू rp ओवर ra ओवर p हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये भी जेई में एक बार पूछा था कि किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कहाँ पर मिनिमम होगी। तो यहाँ पर देखिए आरपी डिस्टेंस क्या है, हमारी कम है, तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि मान लो एक डिस्क ये है, ठीक है, और ये जो डिस्क है भैया, ये आपने क्या किया, एक दूसरी डिस्क ले आए, ठीक है, एक दूसरी डिस्क ले आए, मान लो ये है, ठीक है, इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया। एक डिस्क ये है, एक डिस्क ये है, ये दो डिस्क हैं और दोनों रोटेशन कर रहे हैं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 है,
ठीक है। और जब इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 है तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों डिस्क को हम कंबाइन करके एक बना दें, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके एक बना दें, ये हमने एक बना दिया और पहले उनकी अलग अलग थी वेलोसिटी, जैसे ये अलग अलग बना देते हैं, एक डिस्क ये है और एक डिस्क ये है, ठीक। अब क्वेश्चन ये है, हमने इसको कंबाइन करके ये बना दिया, मतलब इसकी ये I1 है और ये I2 है, ठीक है, और ये ω1 स्पीड है, इस ये ω2 है, ये रोटेशन कर रहे हैं ऐसे, ठीक, अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रहे हैं। तो अब जब हमने इसको कॉमन एक वेलोसिटी दे दी, ओमेगा हो गया, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी इसकी कॉमन वेलोसिटी है। तो देखो दोनों को कंबाइन किया है तो एंगुलर मोमेंटम पहली डिस्क का ये 1 है, पहली डिस्क, ये दूसरी डिस्क, और दूसरी डिस्क का किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टोटल जो कॉमन वेलोसिटी है उसकी, कॉमन जो मोमेंटम है एंगुलर, वो उसके बराबर हो जाएगा। तो ये कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हो गई, तो ये हो जाएगा I1 ω1 प्लस I2 ω2, ये इंडिविजुअल हो गया, L = I ओमेगा भी होता है, और ये जब वो कॉमन के साथ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमेंगे तो ये उसका कॉमन हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी I1 ω1 प्लस I2 ω2 ओवर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, क्योंकि जब दो डिस्क को हम एक साथ मिला देंगे कॉमन वेलोसिटी से, जब वो कॉमन एंगुलर स्पीड से जब वो मोशन करेंगे, ठीक है, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम बाद का मोमेंटम के बराबर होगा, और जब वो दोनों बराबर होंगे तो हम वहाँ से कॉमन एंगुलर स्पीड निकाल लेंगे। अब आपसे कहेंगे कि इसमें लॉस कितना होगा, इसका लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। तो ऑब्वियस बात है, जब हम उसको मिला रहे हैं तो हीट के फॉर्म में कुछ लॉस होता है, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी, रोटेशन वाली इनिशियल, उसमें से हम अगर माइनस करते हैं फाइनल वाली, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो आप कहेंगे सर हाफ I1 ω1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ω2 स्क्वायर माइनस हाफ I1 प्लस I2, क्योंकि कॉमन स्पीड आ गई है एंगुलर, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ओमेगा रख देंगे, जो अभी आपने लास्ट में यहाँ से निकाला, तो आपका आंसर आ जाएगा। और मैं आपसे कहूँगा इसको आप याद रखें, इसको I1 I2 ओवर 2I1 प्लस I2 और ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर, ये आपका लॉस इन एनर्जी आता है जब भी दो डिस्क मिलाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये एनसीईआरटी में भी है, एक बार एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज में जाइए, और ये आपके जेईई में 2 या 3 बार भी पूछ दिया गया है कि कितना लॉस होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों, सेम क्वेश्चन कैपेसिटर में भी पूछा जाता है, तो कैपेसिटर में भी लॉस यही होता है, जैसे हमारा इसमें लॉस कितना है, लॉस इन एनर्जी है इसमें I1 I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंटू 2I1 प्लस I2, ठीक है, और ये ω1 माइनस ω2 है। अगर मान लीजिए सपोज ω1 और ω2 बराबर हो जाते हैं तो हमारा एनर्जी लॉस 0 हो जाए, ठीक। देखो यही कंसेप्ट हम कैपेसिटर में मिक्स कर देते हैं। कैपेसिटर में क्या करते हैं, अगर दो कैपेसिटर जिनका C1 C2 है और उनका वोल्टेज V1 V2 है, उसको अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पर ये टॉपिक आपको मिलता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये टॉपिक मिलेगा। तो वहाँ पर जो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी होता है, तो I को रिप्लेस कर दो C से और ओमेगा को रिप्लेस कर दो V से, तो आंसर क्या बनेगा, C1 C2 अपॉन में 2C1 प्लस C2, और यहाँ हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और वहीं जो हमारा कॉमन पोटेंशियल होगा C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। इसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, एक बार तो ये पूछा है कि कितनी कॉमन एंगुलर स्पीड होगी, एक बार पूछा है लॉस कितनी होगी, एक बार पूछा है ω1 और ω2 में कितना लॉस होगा। वो मैं नहीं रख रहा हूँ, क्या फ़ायदा उन क्वेश्चनों का, आप थ्योरी में अपनी अच्छी कमांड रखिए। तो अब मेरा काइनेमेटिक्स अब क्लियर हुई, ठीक है। अभी इतना टाइम है नहीं बच्चों कि मैं आपको एनएलएम कराऊं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आपको एनएलएम करना है, एफबीडी करके जानी है, तो आप हमारी
चैनल का नाम डाल के देखिए एफबीडी ट्रिक्स, या मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा एफबीडी वाली ट्रिक, आप उसको जरूर देख के जाना, उससे आपकी एफबीडी जरूर क्लियर हो जाएंगी। उसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हमने यूज़ करी हैं, ठीक है। और बात रही अब रोटेशन की, अगर मेरे को टाइम मिला मैं रोटेशन जरूर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में आपके नंबर अब इससे कंप्लीट होंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना जरूर सीख के जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।